विख्यात व्यंग्य लेखक और उपन्यासकार श्री हरि जोशी हिंदी साहित्य की उपलब्धि है। यह वर्ष हिंदी साहित्य के लिए विशेष है और उनके लिए भी विशेष है, क्योंकि उन्होंने 80 साल पूरे किए हैं। और एक और बात है कि 11 साल की उम्र में 54 में इन्होंने पहली कविता लिखी, तो लगभग 70 साल इनके लेखन का भी हो रहा है। तो यह एक विशेष वर्ष है और इसमें इनसे बात करना, इनके अनुभवों को जानना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। श्री हरि जोशी जी मध्य प्रदेश के खुदिया में पैदा हुए। वहाँ हरदा और भोपाल में इन्होंने शिक्षा ली, इंजीनियरिंग की शिक्षा ली और पीएचडी हुए उसमें। फिर वहाँ के उज्जैन के गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया और भी कई संबद्ध शिक्षा संस्थानों में और नौकरी में रहे। इस तरह इन्होंने, और इस दौरान यह सब करते हुए समानांतर रूप से उन्होंने अत्यंत कालजयी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, व्यंग्य लेख लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं। महागुरु उनका शिक्षा जगत की विडंबनाओं पर उपन्यास है। वर्दी उपन्यास पुलिस वालों पर है। टोपी टाइम्स पत्रकारों की खबर लेती है किताब। उसके बाद दादी देसी पोता विदेशी, इस तरह से अलग अलग विषयों पर जो सामाजिक विडंबनाएं हैं उसको उन्होंने उपन्यास में वाणी दी है, कथानक में ढाला है। उसी तरह व्यंग्य की 15 से अधिक पुस्तकें हैं। अखाड़ों का देश, रिहर्सल जारी है, आशा है सानंद है, सारी बातें कांटे की, ये उनके बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्य लेख इसमें शामिल हैं। कुल तो ऐसे 40 किताबें हैं, लेकिन ये मैं अभी बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूँ, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और कविताएं भी हैं, पंखुड़ियाँ, यंत्र युग, उसमें उनकी कविताएं हैं। और एक बार फिर से पता चला है कि कविता की ओर लौट रहे हैं हरि जोशी जी, तो ये एक अच्छी शुभ सूचना है, क्योंकि वही विधा थोड़ी कम है जो कि अब पूरी होगी। मैं इस मौके पर जोशी जी से बात करना चाहता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसमें आप पीएचडी भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर किताब भी लिखी है आपने। फिर साहित्य लेखन की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? यह मेरे पारिवारिक परिवेश के कारण हुआ। मैं अपने परिवार में चौथा लेखक हूँ। मेरे ताऊ जी थे ग्वालियर में, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। मेरे बड़े भाई की 10-12 पुस्तकें हैं। एक और भाई की 2 पुस्तकें हैं। मेरे घर में हिंदी शुद्ध लिखने का एक रिवाज था, परंपरा थी। मेरे हाथ से धर्मयुग में, नवभारत टाइम्स में जब भी मैंने लेख लिखे, कभी भी मात्रा और बिंदी की गलतियाँ नहीं होती थी। तो हस्तलिखित रचनाएं मेरी खूब छपती थी। बाद में तो खैर मैं लैपटॉप पर और इन पर लिखता रहा अब मुझे। लेकिन ये एक मेरा आज भी नियम है। अमेरिका में मैं रहता हूँ तो मैं 4 बजे से उठ करके 5 बजे तक 1-8 घंटा काम करता हूँ। अभी वहाँ पर रहकर मैंने एक नया उपन्यास भिजवा दिया है, वैश्विक श्वान कथा, वो भी आ रहा है। तो मेरा एक क्रम एक नियमित कार्यक्रम की तरह चल रहा है वर्षों में। आपने अभी भाषा के बारे में और उसी शुद्धता के बारे में अब बात कही आपने, तो मुझे जब मैं नवभारत टाइम्स में था उन दिनों की याद आई, जब कांटे की बात एक कॉलम छपता था जिसमें आपका व्यंग्य लेख आता था। तो हम लोगों को बहुत रिलीफ होती थी कि अब उसमें कुछ संपादित नहीं करना है, वो एकदम जैसा आया है उनका उसको वैसे जाने देना है। और कम ऐसे लेख होते थे जिनको संपादित करने में, मैंने छापने में जितना आनंद आता था, उसको हम लोग खुद भी पढ़ते थे और हमारे उस टेबल पर और जो 2 लोग होते थे उनसे भी हम लोग पढ़ते थे और डिस्कस करते थे। तो इस तरह से हम लोग आपके लेखन से परिचित हुए और उसके महत्व को हमने समझा। आपने हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी,
और श्रीलाल शुक्ल के साथ हिंदी व्यंग्य विधा को शिखर तक पहुंचाया। आज हिंदी की व्यंग्य विधा में एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। आप इसका क्या कारण मानते हैं, क्या महसूस करते हैं? असल में व्यंग्यकार को भीतर से भी अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। यदि आपके दो चेहरे हैं कि बाहर से आप ईमानदार दिखाई देते हैं किंतु अंदर से आप ईमानदार नहीं हैं, तिकड़मों में लगे हैं या किसी अन्य कारणों से, तो आपका समय बहुत नष्ट होता है। इसलिए आपका लेखन भी नहीं होता, न आप ईमानदारी से गहराई से लिख पाते हैं। यही कारण है कि कथनी और करने में भेद के कारण व्यंग्य में वो बात नहीं रह गई है। अन्यथा व्यंग्यकारों पर कार्रवाई होना चाहिए यदि वो वैसा लिखते हैं तो, जैसे मुझ पर हुई तो, लेकिन इसका अभाव है। थोड़ा उस कार्रवाई के प्रसंग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। व्यंग्य लेखन हमेशा से रिस्की रहा है। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समय में आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ी थी। क्या घटना हुई थी? 3 बार 3 किताबों पर या 3 लेखों पर आपत्ति हुई। थोड़ा सा हम लोग समझना चाहते हैं कि क्या हुआ था। मैं स्तंभ में लिखता था साप्ताहिक दैनिक भास्कर में। एक रचना छपी, मेरी रिहर्सल जारी है, जिस पर 32 विधायक अर्जुन सिंह के पास गए 1982 में और मुझे सस्पेंड करा दिया। किंतु उनको ये कल्पना नहीं थी कि ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उछल जाएगा। और फिर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, धर्मयुग, सब ने मेरे पक्ष में लिखा। पटवा जी ने मामला विरोधी प्रतिपक्ष के रूप में उठाया। अंततः सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। आपने 5 से अधिक व्यंग्य उपन्यास लिखे हैं। उनमें तत्कालीन समाज की जिंदगी धड़कती है। आपसे पूर्व पांडे बेचन शर्मा उग्र ने उपन्यास में व्यंग्यात्मकता को महत्व दिया था। फिर श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी लेकर आए। आगे आपने अनेक कालजयी व्यंग्य उपन्यास लिखे। हिंदी में व्यंग्यात्मक उपन्यासों के लेखन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा है, ये लिखे जाने चाहिए व्यंग्यात्मक उपन्यास, क्योंकि वो आपके समाज का पूरा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और यद्यपि एक लंबे पटल पर आपको लिखना होता है, लंबी बैठक करनी पड़ती है, किंतु ऐसे काम होना चाहिए और आगे भी कुछ लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपने कविताएं भी लिखी हैं और आपने शुरुआत कविता से की थी। शायद 5वीं में थे आप उस समय जी। ये उस समय आपने कविता से शुरू की थी, शुरुआत की थी। आपके काव्य को हमने कुछ कविताएं पढ़ी और उससे लगा कि आपके काव्य की विषय वस्तु एकदम नई है जी। और तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यंग्य लेखक, एक उपन्यासकार, एक इतने समर्थ गद्यकार होकर जब आप कविता लिखते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन कवियों ने आपको प्रभावित किया? दुष्यंत कुमार जी मेरे बहुत घनिष्ठ व्यक्ति थे। आपको आश्चर्य होगा कि दिनकर जी जब आए उनके यहाँ 74-73 में, दुष्यंत कुमार जी ने मेरे को घर पर बुलाया। बोले हरी दिनकर जी आ रहे हैं, आप आइए। तो वहाँ मैं, नरवाला प्रसाद त्रिपाठी और भी लोग थे। इन लोगों के संग में रह कर के मैं प्रभावित होता रहा और मैं काम करता रहा निरंतर। फिर धर्मयुग ने छापा मुझे कविताएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान ने छापी, तो मुझे एक प्रेरणा मिलती गई, प्रोत्साहन मिलता गया और मैं काम करता गया। ये भी जानकारी हुई है कि अमेरिका में अभी आप एक नया उपन्यास लिखना आपने शुरू किया है, तो इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं? मैंने जो उपन्यास पूरा किया है वो है वैश्विक श्वान कथा। वैश्विक श्वान कथा? हाँ। असल में अमेरिका में प्रत्येक परिवार में एक कुत्ता होता ही है क्योंकि घर में सदस्य कम है, वो कुत्ते से बात करते रहते हैं। बच्चे, पत्नियां कुत्तों से बात करती हैं, घर में सदस्य नहीं होते और बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, कुत्ता उनके साथ में रहता है। हर घर में एक कुत्ता होता है। तो फिर मैंने पूरी दुनिया में कुत्तों को ध्यान में रखकर उपन्यास लिखा। वो आ रहा है जल्दी। अपने यहाँ भी कुत्ते महत्वपूर्ण हैं। अब हम जाना हुए हैं,
जब तक परिवार छोड़ने हुए कुत्ते मरे। बिल्कुल। इधर लिखने वाले नए लेखकों में आप काफ़ी पढ़ते भी हैं और देखते रहते हैं, तो किन लेखकों का लेखन आपको महत्वपूर्ण लगता है, प्रभावित करता है? वैसे तो डॉक्टर सुरेश कांत, प्रेम जन्मेजय, सुभाष चंद्र, ज्ञान चतुर्वेदी, ये सब लोगों ने काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं अश्विनी कुमार दुबे इंदौर के हैं, अनेक लोग हैं जिन्होंने काम किया है, अभी और कर रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये परंपरा आगे बढ़ेगी। आप इतना बड़ा लेखन का संसार है आपका विराट, हम लोग या पाठक आपका ये जानना चाहता है कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, विषय वस्तु को रचना का स्वरूप आप किस तरह देते हैं? मैं प्रातः भ्रमण करने का आदी रहा हूँ और जब जब प्रातः भ्रमण किया है मुझे विषय सूझते हैं, फिर जो विसंगतियाँ मुझे दिखाई देती हैं समाज में वो मेरे दिमाग में कौंधती रहती हैं और फिर मैं बैठ कर के मैं प्रतिदिन लेखन करता हूँ। थोड़ी देर मैं लेखन को देता ही हूँ, उसका परिणाम है कि मेरी इतनी 36-40 पुस्तकें हैं। मुझे प्रेमचंद की याद आ गई। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता था कि कम से कम 10 लोगों के संस्मरण हैं कि जब भी मैं उनके घर गया तो उनको मैं लिखता हुआ पाया वो और कुछ के बजाय लेखन। तो वो परंपरा यहाँ तक जारी है और आपका जो नियमित लेखन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आगे भी महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन आपका लेखन में होने जा रहा है। आज के साहित्यिक माहौल के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बदला हुआ समय है? असल में राजनीति यहाँ पर भी हावी है, लोग तिकड़म पैसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, इसलिए लेखन कम होता है और तिकड़ में ज़्यादा होती है। साहित्यकार स्वयं व्यंग का पात्र न बने, यदि व्यंगकार है तो व्यंग का पात्र नहीं बनना चाहिए, किंतु इस बात का अभाव है और शायद जो लोग समझदार हैं, वरना कितने लोगों ने पैसा कमा लिया पर जीवन में उनकी 1 या 2 किताबें आई। अनेक मंच के लोग या अन्य लोगों ने भी, क्योंकि निष्ठापूर्वक लिखने वाले लोगों की कमी आज भी है, पहले भी नहीं। बहुत अच्छा आपने माहौल को परिभाषित किया। आपकी दर्जनों पुस्तकें, बल्कि 40 अब अनेक प्रकाशकों ने छापी है, किसी एक प्रकाशक से आप बंधे नहीं, अनेक प्रकाशकों ने छापी है। तो प्रकाशक लेखक संबंध से आप संतुष्ट हैं? असल में कुछ प्रकाशक पैसा देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन मैंने मुझे अपनी जेब से कभी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। यद्यपि प्रकाशकों ने कई बार पैसा नहीं दिया, किंतु अब उनसे लड़ना यानी समय को नष्ट करना है। मैंने आर्थिक स्रोत अपने अलग रास्ते से पाया, उससे मैं संतुष्ट था और इसलिए मेरा लेखन चलता रहा, आज भी चल रहा है। तो क्या ऐसा सोचते हैं कि कॉपीराइट कानून जो है जिसमें कि 12% या 15% रॉयल्टी देते हैं बाकी, तो कोई वो निश्चित रूप से उसका पेमेंट करे, इसके लिए कोई नियम बनना चाहिए कि उनको करना ही है? ये बहुत आवश्यक है, नियम बनना चाहिए, वरना लेखक जो है बहुत जल्दी लेखन छोड़ देते हैं, क्योंकि आर्थिक पक्ष जीवन में बहुत ज़रूरी है और लेखक को पैसा नहीं मिलता, ये मैंने देखा है। वो तो मैंने लेखन को अलग रखा, आर्थिक स्रोत मेरे अलग थे, इसलिए मेरा लेखन हुआ। मध्य प्रदेश को पत्रकारिता की रचनात्मक जमीन कहा जाता है जी। राजेंद्र माथुर से प्रभाष जोशी तक मध्य प्रदेश से ही निकले हैं जी। आज पत्रकारिता में माथुर जी और जोशी जी की परंपरा कितनी बची है? ये आपका कहना सही है। मैंने आपसे कहा ना, हिंदी तो मध्य प्रदेश की अच्छी रही है, माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर के अन्य लोग काम करते रहे, किंतु पत्रकारिता में भी वही गड़बड़ हुई है जो साहित्य में हुई है, क्योंकि लेखक भी अब उतने ईमानदार नहीं रहे, पत्रकार तो खैर है ही नहीं, क्योंकि वे
काफ़ी लाभान्वित होते हैं राजनीति से। यदि आप राजनीति से फायदे उठाएंगे तो आप ईमानदारी से नहीं दे पाएंगे। अब जितना आपने लिखा है उसमें विषय और समय और समाज बड़े पैमाने पर परिभाषित हुआ है। कोई ऐसा विषय अभी है जिस पर सोच रहे हैं कि इस पर लिखा जाना चाहिए, जो आप लिखेंगे? मैंने एक किताब मेरी आई है पुनर्जन्म पर, आ चुकी है, गत वर्ष प्रकाशित हुई है। एक किताब और मेरी चल रही है जिसमें पुनर्जन्म भी है और कुछ और संदर्भ हैं। तो क्योंकि भारतीय लोगों का सम्मान दुनिया भर में सिर्फ इसलिए है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए ईमानदार है, कर्मठ है, अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। अमेरिका में मैं देखता हूँ मंदिर इतने हैं, लोग भारतीय लोगों का इसलिए सम्मान करते हैं कि वो अपराधों में लिप्त नहीं होते। इसलिए इस उम्र के बढ़ाव पर आकर मैं पुनर्जन्म में अधिक विश्वास करने लगा। बस बहुत एक छोटे छोटे एक एक लाइन के या एक एक शब्द का उत्तर चाहता हूँ। आपकी पसंद का कि सबसे प्रमुख लेखक कौन है? हाँ, मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, विमल मित्र को मैंने बहुत पढ़ा है, और विमल मित्र की जो प्रवाहपूर्ण रचनाएं हैं वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। प्रेमचंद जी को पढ़ा मैंने, और भी लोगों को पढ़ता रहता हूँ मैं बीच बीच में। अमेरिका जाता हूँ तो अमेरिकन राइटर्स को पढ़ता रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा माध्यम अंग्रेजी का था पढ़ने का, तो मैं बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ और फिर मुझे जो अच्छा लगता है उसे मैं फिर ले। एक किताब जो आपने बार बार पढ़ी है और फिर समय मिलेगा तो पढ़ देंगे, तो वो ऐसी कौन सी किताब है? विमल मित्र के सुर सतिया। सुर सतिया उसको मैंने कम से कम 4-5 बार पढ़ा है, और अभी मैं छोड़ने के नाम है पर परमापूर्ण है वो। इतने लेखकों से आप मिले जीवन में, इतने लेखक जीवन में आए, और कोई एक लेखक जिसके व्यक्तित्व ने आपको बहुत प्रभावित किया? अब ऐसे तो डॉक्टर सुमन एक बड़े व्यक्ति थे। मेरी पहली किताब पर उन्होंने भूमिका लिखी, पंतन जी ने भी लिखी। उन्होंने मुझे एज ए मैन, यानी साहित्य तो ठीक है लेकिन एज ए मैन आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। और ऐसे और लोग भी हैं। दुष्यंत कुमार भी बड़े समर्पित लेखक थे, उनकी गज़लें मुझे कहीं याद है, कंठस्थ हैं, तो वो भी कई लोगों से मेरा बहुत घनिष्ठ नहीं, और मैं उनको समर्पित मानता हूँ। अंत में एक दो चीज़ बस जानना चाहता हूँ, वो ये कि जो महिला लेखिकाओं की जो मतलब दुनिया है लेखिकाओं की, जी जी, उनके बारे में बताएंगे कि इनका लेखन आपको प्रभावित किया है? हाँ ज़रूर। सूर्यबाला जी, मालती जोशी, स्वाति तिवारी, अन्य जो पुरानी लेखिकाएँ हैं उनमें भी, महादेवी जी, इस सबको मैंने पढ़ा है और मुझे उन्होंने सबने प्रभावित किया है। बीच बीच में मैं पढ़ता रहता हूँ और फिर अपना काम करना। अंत में कि आपके जीवन की जो पहली स्मृति है, एकदम से जाए, एकदम से पहली स्मृति क्या है? एकदम से देखें कि आज से मेरा ख्याल है कि तब 3 साल के 2 साल के रहे होंगे आप, तो पहली स्मृति क्या है? बहुत कष्टपूर्ण जीवन जिया मैंने बचपन का, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, ग्रामीण परिवेश था, बैलगाड़ी चलती थी। मैंने ट्रेन में पहली बार 12-13 साल की उम्र में सफ़र किया। उसके पहले सिर्फ बैलगाड़ी थी हमारी, और ग्रामीण जीवन था। आज भी मैं ग्रामीण जीवन पर लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास में वो सब अनुभव हैं, और मैंने अपने आत्मकथा में मैंने लिखा है। आत्मकथा मेरी आ चुकी है, उसमें मैंने विस्तार से सब कुछ लिखा है। जोशी साहब, आप पिछले 50-60 वर्षों से आप लिख रहे हैं। हाँ, तो उस समय की सोच, उस समय का समाज, उस समय का साहित्य, उस समय की पीढ़ी और आज हाँ, जो निरंतरता आप लिख रहे हैं, तो आपके लेखन में क्या बदलाव है?
क्योंकि समाज भी बदला है, सोच भी बदली, स्थितियाँ भी बदली हैं। हाँ हाँ। तो आपकी सोच और लेखन में क्या बदलाव है? पहले भावुकता ज़्यादा थे, संवेदनशीलता तो रही पर भावुकता ज़्यादा थे। अब भावुकता कम है। अब मैं दूसरे दृष्टिकोणों से भी समाज को देखता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में ईमानदार रहा पूरी तरह, और मैंने कोई बेईमानी नहीं की। उसी का परिणाम है कि मैं निरंतरता से लिख रहा हूँ। आज का जो युवा लेखक है, हाँ। उपन्यास या कोई भी साहित्य की किसी भी विधा में लिखता है, हाँ। तो सबसे पहले वो मार्केटिंग की प्लानिंग करता है कि हाँ। कैसे पुस्तक सेलेबल होगी, हाँ। कैसे पुस्तक पर फिल्म बनेगी, हाँ। कैसे पुस्तक पर टीवी सीरियल बनेगा, वेब सीरीज बनेगी। इस तरह की सोच उसके लेखन में शुरू से हावी हो जाती है। पुराने साहित्यकारों में, मूर्धन्य साहित्यकारों में आप जैसे ये उस समय नहीं थी। तो आज की पीढ़ी मार्केटिंग पहले करती है, लिखती बाद में। मेरा बेटा तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लॉयंस गेट फिल्म स्टूडियो में। यदि वो अभी आता तो फिल्म के कई लोग उसके आसपास घूम रहे होते हैं। कल चला गया वापस वो, उसने कहा कि मेरा परिचय मत कराना क्योंकि मैं वरना घेर जाऊंगा। उस कहता कि पापा जी आपने मार्केटिंग किया ही नहीं। मैंने कहा बेटा न मैंने किया न मैं करने की इच्छा है मेरी। मैं लिखता हूँ, मुझे इसमें संतोष मिलता है, और भगवान मुझे अपना आर्थिक रूप से खाने पीने की व्यवस्था करना है, क्योंकि बचपन मेरा बड़ा खराब गुजरा है। मैं वहाँ तक जी सकता हूँ, तो जो पैसा मिलता है उससे संतुष्ट हूँ मैं। अच्छा, आप अमेरिका में खूब रहते हैं, तो जो पश्चिम के जो उपन्यासकार लेखक हैं, हाँ, उनके पास दौलत बहुत होती है निश्चित रूप से, और सही है। उनकी उस पर नाटक भी, शेक्सपियर पर नाटक लिखे सही जाते है, हैं, और उस पर फिल्में भी बनती हैं। सही है। तो पश्चिम और उत्तर, इनके साहित्यकारों के, इनके लेखन के बारे में आपकी क्या विचार है? मेरे अनेक मित्र हैं वहाँ। थॉम वुडरफ वर्ल्ड पोएट इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, जिसने मेरी किताब पर भूमिका लिखी है। लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों के पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है। मैंने अधिकांश लोगों को देखा, और वो उनको खैर इसमें कोई शक नहीं, कुछ किताबें बहुत बिकती हैं, कविताओं की किताबें वहाँ भी नहीं बिकती, लेकिन कुछ किताबों के लिए लाइन लगी रहती हैं खरीदने वालों की, और संघर्ष वहाँ भी है। आप ये ना समझेंगे लेखक बिना संघर्ष का है वहाँ, क्योंकि मैं तो उनकी गोष्ठियों में जानना रहा हूँ, कवि गोष्ठियों में। मेरी एक किताब अंग्रेजी में भी है कविताओं के, तो लेकिन उनका अपना तरीका है। मैं 11 बार अमेरिका गया हूँ, और 11 बार में मेरी 11 पुस्तकें आई हैं। आपकी कोई इच्छा है कि आपकी पुस्तक पर कोई फिल्म बने? बन जाए तो ठीक है, ना बने तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन फिल्म बनने लायक किताबें तो हैं मेरी। अब कोई बनाए तो ठीक है, मैं निष्प्रय हूँ, और ठीक है, जो है वो है। लेकिन क्या हुआ है कि हम अगर पीछे जाते हैं तो बड़े बड़े साहित्यकार, प्रेमचंद जी, अमृतलाल नागर, बड़े बड़े साहित्यकार जब फिल्मों में आए तो यहाँ पर 1-2 फिल्में लिखी और वो वापस भाग गए वो। क्योंकि जो उन्होंने कहा यार कि हम खुद अपने लेखन के मालिक हैं, हम क्यों किसी का काटा पीटा और किसी का क्यों नया जोड़ें और हटाएं, हमारा लेखन पर ही फिल्म बनना चाहिए। लेकिन फिल्मकार कहता है कि इसमें फ्रीडम लेना होती है, कमर्शियल सिनेमा है, और पुस्तक और सिनेमा में अंतर होता है। सही बात है। तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत सही है। उनको लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें वो अंश डालने पड़ते हैं जो किताब में आवश्यक नहीं है। मुझे मालूम है अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद, अनेक लोग बम्बई आए, फिल्मों में उनकी 1-2 फिल्में भी बनी, लेकिन वो भाग के चले गए। ये सच्चाई है। एक बात मैं सुनाना चाहता हूँ सर का, वो ये कि बेनीपुरी जी ने एक संस्मरण लिखा है जी। लिखा है कि कांग्रेस का अधिवेशन था जी, तो उसमें मैं 36 में यहाँ आया, बॉम्बे आया जी, तो नहीं 35 में, हाँ, 35 में, हाँ, तो प्रेमचंद जी यहीं थे और मजदूर अपना वो लिख करके अपना बैठे थे। तो मैं प्रेमचंद जी से मिलने गया, हाँ, उनके पोस्टर लगे हुए थे बम्बई में जी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा पोस्टर लगा है, हम अब बहुत देखेंगे हम लोग जी। तो कहा कि अगर तुम मुझको सम्मान करते हो तो फिल्म मत देखना। वाह, बहुत बड़ी बात। अगर मेरा सम्मान करते हो बहुत बड़ी तो बात। मत देखना।
तो ये फिर वो तो दलाल कहते थे फिल्म इंडस्ट्री हाँ, को, हाँ। दलाल। तो यहाँ पर दादर में ही पीछे की तरफ सरस्वती कुंज है जी। वो कमरा आज भी है जहाँ प्रेमचंद रहते थे। हाँ वो अपना मोबाइल से उसका फोटो खींच के हाँ मैंने हाँ देखा। हाँ। भाई मेरा परिचय हरिवंश राज जी से है, उनके पत्र है मेरे पास में, अच्छा। बच्चन जी से। अच्छा मैं यहाँ पर भी मिला हूँ उनसे, ये जब पर भारती जी के यहाँ गोष्ठियाँ होती थी। हाँ हाँ, भारती जी के यहाँ अमिताभ पर, बच्चन भी आते थे। हाँ हाँ, भारती जी ने तो मुझे काफी छापा, ये किताबें धर्मयुग ने बहुत छापा मुझे। बहुत बहुत हाँ, उसी का परिणाम है कि मैं लिखता पढ़ता रहा। बैठे ठाले। हाँ हाँ, मुझे संतोष है।